नमस्कार दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हम जो वुमेन से रिलेटेड इशू हैं उसको देखेंगे। इसमें हम देखेंगे, ये हमारा पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 5 का सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर महिलाओं से संबंधित मुद्दे हम पढ़ रहे हैं तो पहले जैसे सामाजिक मुद्दा अगर हम देखें तो इसमें लिंग आधारित भेदभाव हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, बाल विवाह, कन्या शिशु हत्या हो रही है, शिक्षा की कमी है, महिला स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकार संबंधी चुनौतियाँ हैं। तो देखिए, लिंग आधारित भेदभाव में क्या हो रहा है, महिलाओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत व्यावसायिक विकास, इनके अवसर शामिल हैं जो कि कम मिलते हैं इन्हें। सामाजिक मानदंड और पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो पर्सपेक्टिव पैट्रियार्कल वो लैंगिक असमानता को कायम रखता है। फिर देखिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज संबंधी हिंसा सहित लिंग आधारित हिंसा व्यापक बनी हुई है। ठीक, तो ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो हो रही है। फिर एनसीआरबी का जो डेटा 2019 में बोलता है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हो रहे हैं वो 4 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए। 2012 में जैसे निर्भया मामला हुआ, 20 में उत्तर प्रदेश में हाथरस सामूहिक बलात्कार हुआ। फिर आप अगर देखें कि जो वेस्ट बंगाल में जो मेडिकल डॉक्टर थी उसके साथ जो रेप हुआ। उसके अलावा आप देखें, बाल विवाह, कन्या शिशु हत्या हो रही है। यूनिसेफ के मुताबिक 27% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जा रही है। फिर देखिए, शिक्षा की कमी है। यूनेस्को के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर स्कूल न जाने वाली लड़कियों की दर सबसे अधिक है। लगभग 3.7 मिलियन लड़कियां जो हैं स्कूल से बाहर हैं। बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूलों तक पहुंच की कमी, बाल विवाह और लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक मानदंड जैसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिर महिला स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकार, NFHS 5 के अनुसार अगर आप देखेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ है उसके अनुसार अगर आप देखें तो भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 1 लाख जीवित जन्मों पर 113 हो रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सामाजिक स्थिति का अंदाज़ा लगाइए। फिर अगर हम देखें कि वुमेन्स का, जैसे अगर हम सेक्स रेशो देखें तो 943 हो रखा है वो प्रति 1000 पुरुषों पर। फिर आप देखें 2011 के हिसाब से कितनी जनसंख्या है महिलाओं की, 58.64 करोड़, और ये पूरे देश का 48.46% है। फिर आप देखें साक्षरता दर अगर देखेंगे महिलाओं की 65.46% है, वहीं पुरुषों की 82% के आसपास है। तो एक बहुत बड़ा गैप है 17% के आसपास का। फिर इकोनॉमिकल अगर कंसर्न हम देखें, इकोनॉमिकल इशू हम देखें, इकोनॉमिकल इशू रिलेटेड वुमेन्स, तो क्या है, लिंग वेतन अंतर। आप देखेंगे 75 करोड़ रुपए में ऋतिक रोशन कोई मूवी मिल रही है, 50 करोड़ रुपए लिया। जैसे आर्यन खान ने कई मूवी के लिए बोल रहे हैं 25 करोड़ रुपए उसने लिया। तो सॉरी, आर्यन खान बोल रहा हूँ कि कार्तिक आर्यन। ठीक है, अब आप देखिए, लेकिन आपने किसी वुमेन को सुना 5 करोड़ 7 करोड़ में ही मैटर खत्म हो जाता है, जबकि उसका भी उतना ही रोल है उस मूवी में। तो कहने का अंतर है कि इतनी बड़ी जगह पे एक डिफरेंस दिखता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो वेतन होता है नॉर्मल जगह पे भी आप देखिए तो मेल का जो वेतन होगा, फीमेल का जो वेतन होगा, उसमें बहुत अंतर होगा। ठीक, तो महिलाएं अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम कमाती हैं। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 बोलती है भारत में जेंडर वेज गैप लगभग 34% है। समझ गए आप। कृषि, घरेलू काम, निर्माण ऐसे अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं को अक्सर समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला, आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुंच। तो कानूनी, सामाजिक, सांस्कृतिक बाधाओं के कारण महिलाओं की भूमि, संपत्ति, ऋण और अन्य आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुंच है। मतलब देखिए, महिलाओं के नाम से घर नहीं है। वो तो ये हुआ कि भाई ब्याज दर कम होगी अगर वुमेन के नाम से घर होगा तो, या फिर जो रजिस्ट्री हो रही है वो पुरुषों के नाम से होगी तो 12% लगती है, महिलाओं के नाम से होगी तो 8% उसका चार्ज लगेगा। तो 4% के अंतर से बचने के लिए लोग महिलाओं के नाम से अब ज़मीन लेने लगे। मतलब सरकार को ये तक करने पड़ा, मतलब किसी महिला के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं है। ठीक, मतलब जो नहीं कमा धमा रही हैं उनकी बात चल रही है मोस्टली। जैसे अब हम कमा रहे थे, मान लीजिए मेल फीमेल है, मेल कमा रहा है। ठीक, अब ये हमारे माँ बाप बन गए, तो हमारे पिताजी के पास जो संपत्ति है तो उसमें हमारी माँ का अधिकार होना चाहिए ना। ठीक है, अब वो हार्दिक पांड्या वाला केस हर जगह नहीं चल रहा है, लेकिन नॉर्मल स्तर पे तो होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर वो नहीं रहे तो फिर क्या होगा उनका। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं महिलाओं को, मतलब इकोनॉमिकली रूप से महिला इसलिए वंचित हैं। ठीक है, फिर एक तो सैलरी कम देना है, मतलब
ये तो काम नहीं मिलना है, काम मिले तो फिर सैलरी कम देना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इनके साथ बनी रहती हैं। और अगर हम देखें, और अनौपचारिक रोजगार और अवैतनिक देखभाल, आप देखिए जैसे कि पुरुषों का पलायन होना शुरू हुआ, पुरुष जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में पहुंच गए, तो अब ये रूरल एरिया में जो ज़मीन है इनमें खेती कौन करेगा, ठीक है। तो अब देखिए अनौपचारिक रोजगार, अवैतनिक देखभाल कार्य, कई महिलाएं अनौपचारिक और अवैतनिक कार्यों में लगी हुई हैं, जैसे घरेलू काम देखभाल, कृषि श्रम। अब इन सब में क्या होता है कि इनको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। दूसरा, इसमें कोई इनको पीएफ नहीं मिलने वाला है, इसमें कोई इनको सेविंग्स नहीं होने वाली है, आज ही कमाए आज काम किए आज कमाए, इस टाइप वाला सीन चलता है। फिर अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो देखें महिलाओं के लिए, तो निर्णय लेने में कम प्रतिनिधित्व है इनका। देखिए आप मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में सिर्फ 27 महिला विधायक हैं, ठीक है। कितना, 10% के आसपास चल रहा है स्थिति। कार्यकारी और स्थानीय शासन निकायों सहित सभी स्तरों पर राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ठीक है। तो निर्णय लेने में कम प्रतिनिधित्व है, वो तो भला है कि पंचायती राज वाले में क्या कर दिया है, रिजर्वेशन कर दिया है, तो 50% महिलाएं जो हैं वो क्या करती हैं, मतलब चुनाव में भागीदारी हो जाती हैं, तो आपको महिला सरपंच, महिला पंच देखने को मिल जाएंगी। वरना ये तो स्थिति थी कि ये सब देखने को भी नहीं मिल रहे। फिर भारतीय संसद में कुल सदस्यों में केवल 14% और राज्य विधानसभा में लगभग 10% महिलाएं हैं, ठीक है। अब आप मान के चलिए, देखिए ना, आप देखिए, आपको भाजपा में देखिए, ठीक है, आप वर्तमान सरकार जो है केंद्र में, आप देखिए आपको क्या दिख जाएंगी, निर्मला सीतारमण ज़्यादा दिखती रहेंगी, ठीक है। स्मृति ईरानी तो हार चुकी हैं, और आपको कोई कौन सी महिला सांसद दिखेंगी, तो पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री में आपको एक महिला सांसद दिखेंगी, ये निर्मला सीतारमण जी। तो उसके मतलब मोटा माटी लगभग लगभग 545 अगर सीट है ना, तो 10% के आसपास ही महिलाएं हैं यहाँ पर भी। फिर राजनीति में लैंगिक पूर्वाग्रह, महिलाओं को अक्सर लैंगिक पूर्वाग्रह, भेदभाव, हिंसा का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की नेतृत्व क्षमता की रूढ़िवादी धारणाएं और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं की सामाजिक अपेक्षाएं राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी और नेतृत्व में बाधा डालती है। मतलब लिंग के प्रति पूर्वाग्रह है, यार ये अब हम पर शासन करेंगी या हम पर रूल चलाएंगी, इस टाइप वाला सोच रहती है। इसके चक्कर में उनको टिकट नहीं मिलती। अब देखिए 33% रिजर्वेशन देने की बात चल रही है, किसमें, लोकसभा और विधानसभा में। भाई मैं कहता हूँ ये जो पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, तो ये क्यों नहीं करती कि ये अपने पार्टी में 33% महिलाओं को सीट दें। ये सब 33% सीट दें अपने पार्टी में महिलाओं को, ये लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल। तो पार्टी के अंदर लोकतंत्र लाना जरूरी है ना, हर चीज़ को रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। अगर तो इनको पार्टी अवसर दे, तो पार्टी अवसर देगी तो जब चुन के कैंडिडेट जाएंगे तो बिल लाने की क्या जरूरत पड़ेगी। नॉर्वे में तो बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ पे पार्टी ही खुद अपने कैंडिडेट को मतलब लेडीज़ कैंडिडेट को टिकट देती है। फिर लिंग संवेदनशील, मतलब यहाँ सोचिए, मतलब अभी मेल रूल कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल जैसे अगर एक प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो अगर नेपोटिज्म ना हो, हटा दो, तो बहुत दूर की कौड़ी है। और उसके अलावा आप सोचिए कि ट्रांसजेंडर या ये सब कभी रूल कर पाएंगे, तो ये तो एक यूटोपिया स्थिति है। फिर लिंग संवेदनशील नीतियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन, तो अब देखिए घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून जैसे लिंग संवेदनशील नीतियों और कानूनी ढांचे के अस्तित्व के बावजूद संस्थागत बाधाओं, जागरूकता की कमी, अप्रभावी परिवर्तन के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त है। मतलब इनके लिए पॉलिसी तो बनी है, पर उसका सही से लागू नहीं होने पाने के कारण फिर भी शोषण होता रहता है इनका। सांस्कृतिक देखिए, तो सांस्कृतिक मानदंड और परंपराएं, आप देखिए भारतीय समाज में लैंगिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। जैसे दहेज पर्दा प्रथा, बेटे को प्राथमिकता, ठीक है। अब देखिए ना, दहेज लेना है, ठीक है, पर्दा प्रथा है। फिर उसके बाद क्या है, आप देखिए कि बच्चा चाहिए, ठीक है, इसको लेकर के, अच्छा बच्चा पैदा हो गया तो उसको लड़की को सुनाना है, अरे भाई XY XX, ठीक है। लड़की पैदा होगी तो XX, लड़का पैदा होगा तो XY, वाई कहाँ से मिलेगा, मेल से मिलेगा। तो इसमें औरत का तो कोई रोल ही नहीं है लड़का पैदा करने में, औरत का रोल तो सिर्फ अपना X दे दी वो। अब ये वाई मेल से ही आएगा ना, तो उसकी तो कोई मतलब वही वाला सीन है कि भाई उसका कोई रोल ही नहीं है, फिर भी उसको गाली दी जा रही है। फिर धार्मिक और जाति आधारित प्रथाएं, तो धार्मिक और जाति आधारित प्रथाएं जो हैं लैंगिक भेदभाव से जुड़ी होती हैं।
जिससे वंचित समुदायों की महिलाएं हाशिए पर चली जाती हैं। ठीक है, हाशिए पर मौजूद समूहों की महिलाओं को लिंग, जाति, वर्ग, धर्म इनके आधार पर मिश्रित प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फिर मीडिया रिप्रेजेंटेशन और रूढ़िवादिता। महिलाओं का मीडिया प्रतिनिधित्व अक्सर लैंगिक रूढ़िवादिता और वस्तुग्रहण को मजबूत करता है। ठीक है, मतलब शो करना है कि मतलब वुमेन जस्ट अ मॉडल। देखिए जैसे बॉलीवुड फिल्में अक्सर महिलाओं को अधीनस्थ भूमिकाओं में चित्रित करती हैं, जो महिला निष्क्रियता, वस्तुकरण, पुरुष पात्रों पर निर्भरता की रूढ़िवादिता को कायम रखती है। मतलब एक दिन मैं एक सीआईडी का एपिसोड देख रहा था, तो उसमें एक लगभग लगभग 30 साल की फीमेल होगी और 10 से 12 साल का लड़का था। ये इसको बचा रहा है, और ये भी अच्छी पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की, ये इसको बचा रहा है ये बॉय। तो और ऐसे मैंने कई उसमें एपिसोड देखे। तो चलिए ठीक है, एक दो एपिसोड तो चलो ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि मतलब छोटा, मतलब डोंट जज अ पर्सन बाय एज। ठीक है, तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे एपिसोड मैंने देखा तो पैट्रियार्कल शो है कि मतलब एक 10 से 12 पैट्रियार्कल शोइज्म हो रहा है। ये 10 से 12 साल का लड़का है, वो एक 30 साल की लड़की को ही बचा पाने में सक्षम है, और एक 30 साल की लड़की इतनी कमजोर है कि अपने आप को नहीं बचा सकती। ठीक, तो ये जो एक, फिर जैसे आप एनिमल जैसी मूवियाँ जो हैं, ठीक है, चलिए आप बौद्धिक लोग हैं, आप इसको एंटरटेनमेंट के रूप में लिए, आप देख करके आ गए, ख़त्म बात। आपको इससे आप ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं कर रहे कि लिक माइसू या उसने रश्मिका मंदाना को मारा तो ऐसा वैसा चीज़, फिर आप घर में आके लड़ाई झगड़ा करो, ये तमाम चीज़ें नहीं। बस लेकिन जो नैरो माइंडेड लोग होंगे, जो उस टाइप की चीज़ें सोचते होंगे, ठीक है, उनके लिए तो वो प्रोवोकिंग चीज़ हो गई ना। अब वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे उस मूवी से, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है महिलाओं के प्रति कि मैंने तुमको मार दिया, तुम भी मेरे को मार लो, बात खत्म हो गई। अरे भाई, मारना ही क्यों है? ठीक है, इस टाइप वाली चीज़ें हैं। संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकार। तो जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर जैसे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं को यौन हिंसा, विस्थापन, आजीविका के नुकसान के बढ़ते जोखिम, इन सब का सामना करना पड़ता है, और इससे लैंगिक असमानता और बढ़ जाती है। वाह। फिर देखिए आप, तो भारत में महिलाओं से संबंधित चिंता के वर्तमान चित्र क्या है? तो वर्तमान में अगर और देखें हम मुद्दे, तो पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर, जैसे मैंने आपको बताया 65% है फीमेल की लिटरेसी रेट और 82% है मेल की लिटरेसी रेट। दूसरा आप देखें कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह, ये सब अभी भी लगातार बहुत से क्षेत्रों में जारी है। फिर लैंगिक भूमिका के संबंध में रूढ़िग्रस्तता। आज भी भारतीय समाज का एक बड़ा तबका यह मानता है कि वित्तीय जिम्मेदारियां निभाने और बाहर जाकर कार्य करने में भूमिका पुरुषों की है। ठीक है, मतलब वो चाहते हैं कि जो महिला है वो घर से बाहर जाके काम ना करे। फिर समाजीकरण प्रक्रिया में अंतर। कई भागों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के लिए अभी भी समाजीकरण के मानदंड अलग अलग हैं। महिलाओं से मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है। उनसे निश्चित तरीके से चलने, बात करने, बैठने, व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। इसकी तुलना में, अब मैं इसको क्या ही बोलूँ, कि पुरुष अपनी इच्छा अनुसार कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, मतलब वो चाहे तो 1 बजे रात को चामुंडा देवी मंदिर जा सकता है। ठीक है, और लड़ाई कर सकता है, पुजारी को मार सकता है, तो ये तमाम चीज़ें कर सकता है। फिर पूरे भारत में विभिन्न विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है भाई साहब। तो एक ये समस्या, 193 देशों के बीच 148वें स्थान पर है भारत महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के मामले में। सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, ठीक है, कि जबरन वेश्यावृत्ति, तस्करी, बलात्कार, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ये सब हो रहा है इनके साथ। फिर आप देखिए पीरियड पॉवर्टी। पीरियड पॉवर्टी क्या टर्म है भाई साहब? पीरियड पॉवर्टी टर्म ये है कि मासिक धर्म को ठीक से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक स्वच्छता उत्पादों, मासिक धर्म शिक्षा और स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं तक पहुंच की कमी को इंगित करती है पीरियड पॉवर्टी। ठीक है, 2011 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ द्वारा किए गए अध्ययन से प्रकट हुआ कि भारत में केवल 13% बालिकाओं को पहले मासिक धर्म से गुजरने के पूर्व इसके बारे में पता था। तो समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ 13% लड़कियां ऐसी थी जिनको उनका पहला पीरियड्स आने के पहले ही पता था कि पीरियड जैसी कोई चीज़ होती है। ठीक, फिर ग्लास सीलिंग। न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में महिलाओं को एक सामाजिक बाधा का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें प्रबंधन क्षेत्र में शीर्ष नौकरियों तक प्रमोट होने से रोकता है। तो एक सीलिंग है, ग्लास की दिख नहीं रही है, लेकिन अब जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई एटीएम होता है, आप उसमें एंट्री करते हैं, ये दरवाज़ा है,
आपको लगता है ये यहाँ इसमें कुछ भी नहीं चिपका हुआ, एकदम साफ ग्लास है, आप गए टकरा गए, तो आपको तो दिख रहा है कि भाई रास्ता खुला हुआ है, आप टकरा कैसे गए? वो ग्लास सीलिंग लगी हुई थी और आपको नज़र नहीं आया। तो बस महिलाओं के लिए ऐसी ही मैनेजमेंट में ग्लास सीलिंग लगी हुई है कि हाँ हाँ, वी जस्ट वांट टू प्रमोट यू, बट सम फॉर सम रीज़न वी कांट प्रमोट यू। तो वो अननेसेसरी चीज़ें दे करके उनको टालते रहते हैं। अब ठीक है, हम इसको स्किप करते हैं। हाँ, मैं जैसे बताऊँ कि कुछ स्कीम्स हैं वुमेन्स के लिए, सरकार कुछ स्कीम चला रही है। तो क्या सरकार ने स्कीम चलाई, तो आप देखेंगे जैसे कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, वन स्टॉप सेंटर, ये तमाम स्कीम है। मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पीछे मेंशन कर दिया, आप उसमें पढ़ सकते हैं इसको एक बार और। तो जनवरी 2015 शुरू हुआ है। लिंग चयनात्मक गर्भपात, गिरते बाल लिंग अनुपात, इनको सबको संबोधित करना है। फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की एक संयुक्त पहल है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य ये मैंने बता दिया। उज्ज्वला योजना क्या है? 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था। ठीक है, 2016 में उज्ज्वला योजना चालू करी गई कि एलपीजी सिलेंडर देना है ताकि जो औरतें हैं उनकी एक्सपेक्टेंसी बढ़े लाइफ की, और एयर पोल्यूशन से होने वाली उनकी जो स्वास्थ्य है उसमें गिरावट आए, मतलब स्वास्थ्य में नहीं, मतलब जो नुकसान होता है उसमें गिरावट आए। महिलाओं को सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, अशुद्ध खाना पकाने की ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना। विशेषता क्या है इसकी? बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपको पता है इसमें सिलेंडर वगैरह मिलता है, और यहाँ पे आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। उज्ज्वला 1.0 के तहत मार्च 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य था। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है एलपीजी सिलेंडर इसमें देना है और उसके फायदे आपको लिख देने हैं क्या क्या। फिर उज्ज्वला 2.0 भी चला कि सरकार ने 50 जिलों के 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा था। ठीक, 10 और लाभार्थियों को 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ के आसपास सिलेंडर ही प्रदान किए जाएंगे। अब 1 करोड़ सिलेंडर आप बोले इतनी बड़ी आबादी में, तो भाई 1 करोड़ घर है ये। अब 1 करोड़ मतलब लाभार्थी हैं, तो एक घर से एक महिला, ठीक है, तो ऐसे 5 करोड़ परिवार हो गए। इस प्रकार से एक घर में एवरेज अगर 5 लोग मान लेता हूँ। फिर स्वाधार गृह योजना, यौन उत्पीड़न की शिकार सहित कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं की राहत और पुनर्वास के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2002 में इसको शुरू किया था। इसमें क्या है, प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह बनाएंगे और महिलाओं के लिए आवास, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। देश में वर्तमान में 17,331 लाभार्थियों के साथ 559 स्वाधार गृह मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये 1 जनवरी 2017 से चालू हुई देश के सभी जिलों में। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो महिला है, हाँ, योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं देखिए। 3 किस्तों में 5,000 रुपये मिलता है। तो गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण होता है, प्रसव पूर्व जाँच होती है, बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन होता है, परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करना, पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत नगद प्रोत्साहन भी मिलता है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये की राशि मिलती है। तो जो उसको 6,000 मिलने हैं ना, 5,000 प्लस 1, तो उसमें भी 2,000, 2,000, 1,000 और प्लस 1,000, तो 6,000 मिल जाते हैं उसको टोटल। मातृ वंदना योजना, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, कैबिनेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र नामक नई स्कीम को मंजूरी देती है। और इस योजना के तहत सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि एक ऐसे परिवेश का निर्माण हो जिससे महिलाएं अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करें। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता को देखते हुए इसके विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि घटते लिंग अनुपात में सुधार करना, नवजात कन्या की उत्तरजीविता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, शिक्षा को सुनिश्चित करना, क्षमता को पूर्ण करने के लिए सशक्त बनाना, ये तमाम चीज़ें करनी है। वन स्टॉप सेंटर के बारे में, यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई।
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत एक अम्ब्रेला योजना है ये, ठीक। इसमें क्या है, एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता सहयोग देना है, ठीक। इसमें क्या होगा, आप गए, आपको यहाँ पुलिस मिल गई, केस फाइल करा दिया, वकील मिल गया, उससे केस रजिस्टर करा दिया। इसके बाद फिर आपको यहीं पे स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी, अगर आपके साथ कुछ मारपीट हुई है तो फिर साइकोलॉजिस्ट होगा तो आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। तो एक ही छत के नीचे आपको सब मिल जाएगा। फिर सी बॉक्स, ये कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी शिकायतों को दर्ज करने हेतु है। सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने 24/2017 को यह कार्यरत स्थल पर यौन शोषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए किया। लेट सपोज ये एक सी बॉक्स है, अब आपको क्या करना है कि ऑनलाइन एक शिकायत करनी है, ठीक है। इस सी बॉक्स में ये क्या करेगा, पोर्टल केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में काम करने वाली या वहां जाने वाली महिलाओं को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें दर्ज करने के लिए मंच दे रहा है ये। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को त्वरित रूप से जांच कराए, मतलब राहत पहुंचाएगा ये। आप इसमें कर दीजिए भाई, सी बॉक्स में लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए कि भाई फलाना फलाना ऑफिस बॉय है या फलाना फलाना HR है, ये है वो है, वो छेड़छाड़ करता है। और फिर उसके बाद आपको, उसके बाद वो महीने में या हफ्ते में खोला जाएगा वो, या फिर जैसे ही वो पॉपअप होगा जानकारी मिलेगी और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये महिला आरक्षण संबंधी बिल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे यहाँ अभी करना चलिए एक बार देख लेते हैं ताकि आपको देखिए, ये ब्लैक हो जाती तो अच्छी रहती। हाँ, ये है महिला आरक्षण अधिनियम 2023, ठीक। ये क्या बोलता है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 सीट जो रिजर्व करनी है, ठीक है। इसके पहले विधेयक आ चुके हैं लेकिन उससे हमको मतलब नहीं, हमें अभी वर्तमान में मतलब है। भारतीय महिला, ये सब हटा दो आप, है ना। क्या है इसमें, इसमें यह है कि लोकसभा में और विधानसभा में, ये याद रखना है आपको, इस 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये, ठीक है ना, कानून बन चुका है ये। इसके अलावा और क्या है इसमें, तो इसमें कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जैसे जोड़ा गया है 330A, 332A, 239AA, 334A, ये जोड़े गए हैं। अच्छा, 330A क्या है, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। 332A क्या है, राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। 239AA क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। अच्छा, तो फिर 334A क्या है, आरक्षण परिसीमन और जनगणना होने के बाद प्रभावी होगा। ये बोलता है कि ये जो परिसीमन होगा, जनगणना होगा, उसके बाद ये प्रभावी होगा, तो इसके लिए आर्टिकल है। फिर समय अवधि क्या है, आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा और बढ़ाया जा सकता है, देखा जाएगा उसको। आरक्षित सीटों का रोटेशन हर परिसीमन के बाद होगा। क्या निर्णय भाई, तो आप देख रहे हैं कि 14%, 15%, लोकसभा में केवल 82 महिला सांसद हैं और राज्यसभा में 31, ठीक। औसतन राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 9% है। मतलब हमने यहाँ पे एक आंकड़ा देखा कि लोकसभा में 82 वुमेन है, ठीक है, 82 MP हैं, और आपने ये भी देखा कि ये 15.2% है इस 545 का। फिर आपने देखा कि राज्यसभा में कितने हैं, राज्यसभा में 31 महिला सांसद हैं, जो 250 का 13% है। अब इसके पीछे हम अगर तर्क देखें कि पक्ष में तर्क क्या है, तो लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, निर्णय प्रक्रिया के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होगा, राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करेगा। और विपक्ष में तर्क देखें तो 2021 की जनगणना जो अभी तक पूरी नहीं हुई है के आधार पर परिसीमन अनिवार्य है और राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में ये आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में और विधानसभा में दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपने महिला आरक्षण के बारे में देखी, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद फिर हम देखेंगे वंचित वर्ग, देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो लोग विस्थापित हुए उनके बारे में देखेंगे, डेवलपमेंट की वजह से, मतलब डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।